चलिए आज क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है। ये पूरा बेस है। जो बच्चे मैथ लेंगे 11th में या 12th में, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग इसको समझिए, है ना। जिनको 11th में मैथ लेना है, 12th में मैथ लेना है, तो वो तो बहुत ही ढंग से समझें इस चैप्टर को। अति आवश्यक चैप्टर है, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक एक लाइन को समझिए, जहाँ पे न बने उसको हमें मैसेज करिए, हम ट्राई करेंगे। जो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो बनेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग भी लगाइए, बुक पढ़िए, अच्छी से अच्छी बुक रेफ़र करिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। बड़ी से बड़ी बुक पढ़ने की कोशिश करिए। आर.डी. शर्मा हो गई, आर.एस. अग्रवाल हो गई, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी बुक, जितनी भी बड़ी से बड़ी बुक हो सकती है उसको फॉलो करिए। क्लियर है? क्लियर है ना। तो बड़ी से बड़ी बुक पढ़ें और जितनी बड़ी से बड़ी बुक हो सके उसको पढ़ने की कोशिश करिए। छोटी से छोटी बुक ना पढ़ें, सब मिक्स पढ़िए। हाँ, ये है कि आधा NCERT बनेगा, आधा आर.डी. शर्मा बनेगा, यही ना होगा। हम भी पढ़ते हैं, आधा बनता आधा नहीं बनता। तो वो मैक्सिमम जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे है। तो जब हम सब बुक पढ़ेंगे तब जाके हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। So we are going to study what we are going to study, dear students. We are going to study the chapter so we are going to study the chapter is trigonometry. The chapter which we are going to study is trigonometry, and the question arises here, what is trigonometry, है ना। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बहुत अच्छा चैप्टर लगता है मुझे, और बाकी बच्चों को जो होता है ना, ये सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता है। जब मैं 10th पढ़ता था तो मुझे भी ये सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता था, सबसे टफ चैप्टर मेरे लिए लगता था। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी जो टफ लगता है शुरू में, तो जितनी ज़्यादा हम उस पर डेप्थ में जाएंगे ना, जितना ज़्यादा उसका डेप्थ पढ़ेंगे उतना ही फिर वो सरल लगने लगेगा। तो मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, 11th 12th की मैथ पढ़ी, तब जाके थोड़ा बहुत ये 10th का मुझे इजी लगने लगा। तो वैसे ही आपके लिए भी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। और जो ना बने उसको कोशिश करिए कि बना जाए, उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे बनेगा। एक बार में हमसे भी नहीं आया था, अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ें आती हैं, इतनी बड़ी बुक है। तो मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इंट्रोडक्शन इसमें दिया है इंट्रोडक्शन का मतलब इसमें इसके बारे में प्रस्तावना दी है, मतलब जानकारी दी है कि in this chapter we intend to study an important branch of mathematics is called trigonometry. इस चैप्टर में हम मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच पढ़ेंगे जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, एक एक लाइन को लिखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच पढ़ेंगे जिसको मैथमेटिक्स की, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज ट्रिग्नोमेट्री विच वी विल स्टडी हियर।
ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से आया है, लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, लिखो बेटा। ट्रिग्नोमेट्री is derived from Greek word. Trigonometry is derived from Greek word which means trigonon and metron. Trigonometry is derived from Greek word. ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनोन एंड मेट्रोन। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोन एंड मेट्रोन। क्लियर है? ट्राइगोनोन एंड मेट्रोन। ट्राइगोनोन मीन्स ट्रायंगल। Trigonon means triangle or metron means measurement. So trigonometry means science of measuring triangle. ट्रायंगल को मेजर करने का जो विज्ञान है, त्रिभुज को नापने का जो विज्ञान है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड, ट्रायंगल को नापना। आप ट्रायंगल में क्या नापेंगे भाई? ट्रायंगल में साइड नापेंगे, ट्रायंगल में एंगल नापेंगे। तो ट्रायंगल की साइड नापना, ट्रायंगल का एंगल नापना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लिखें लिखें लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए लिखिए। टू मेजर द साइड और एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। लिखिए लिखिए लिखिए। ट्रायंगल के साइड और एंगल को मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रायंगल की साइड या एंगल को मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम साइड और एंगल नापते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी लाइन। तो ट्रायंगल की साइड और एंगल को मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। टू मेजर द साइड और एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल की साइड या एंगल को मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लिखिए लिखिए। किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड जो होती है उस साइड को मेजर कर लो, एंगल को मेजर कर लो, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? 10वीं तक के कक्षा के सिलेबस के लिए ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। जब हम 10वीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लीकेबल नहीं है। अप टू क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे, लिख लीजिए बच्चों। अप टू क्लास 10th ट्रिगो इज अप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। 10वीं तक के लिए ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। लिख लीजिए लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब हम समझते हैं एंगल। लिखिए, एंगल क्या होता है? एंगल, एंगल होता क्या है पहले यही समझें, है ना।
हम ठीक है, हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल ABC बना है तो ये अपना एंगल होगा, लेकिन एंगल कहते किसको हैं? सवाल ये भी तो है ना, व्हाट इज एंगल? द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट इज एंगल? तो देखिए क्या होता है एंगल। ये रे है, ये कौन सी रे है बच्चों? ये रे OA है। ये रे क्या है? OA। इसका ये क्या है? ये एक एंड है, दूसरा एंड ये है। अगर इस रे को इस एंड के अबाउट रोटेट कर दें, अगर इस रे को इस एंड के अबाउट रोटेट कर दें, तो रोटेशन से जो ये फिगर बनेगा ना, ये रे है, ये एंड है, इस एंड के अबाउट इस रे को रोटेट मारो, ये जो फिगर बना ना भाई, इस फिगर को बोलेंगे एंगल। तो अगर एक रे को किसी एंड के अबाउट रोटेट कर दो, क्या हमने बोला? ये गिवन पॉइंट के अबाउट रे को रोटेट कर दो, इस रोटेशन से जो फिगर बना, इस फिगर को एंगल बोलेंगे। लिख लीजिए, एंगल क्या है? द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। तो गिवन रे को एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दो, जो फिगर बना, इस फिगर को एंगल बोलेंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, द फिगर obtained by rotating a given ray about its end point। एक गिवन रे को एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दीजिए, जो फिगर बनेगा उसे एंगल बोलेंगे। लिखिए लिखिए लिखिए, एक गिवन रे को एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट मारिए, एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट मारिए, ये फिगर बना, इस फिगर को एंगल बोलेंगे। क्या मैंने बोला? एक गिवन पॉइंट के अबाउट रे को रोटेट करिए, जो फिगर बनेगा उसको एंगल बोलेंगे। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। एक गिवन रे को किसी एंड पॉइंट के बाद रोटेट कर दो, जो फिगर बनेगा उसको एंगल बोलेंगे। क्लियर? छाप लीजिए। एंगल जो बनता है ना, उसको एक सिंबल थीटा से, ओमेगा से, ये डेल्टा, ये सिंबल थीटा का है, ये सिंगल ओमेगा है, ये डेल्टा का। लिख लीजिए, ये एंगल, ये सिंबल थीटा का है, ये ओमेगा का है, ये डेल्टा का है। तो ये सिंबल होते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के। वो थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बट हमारे 10th के सिलेबस में वो जनरली थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा, ओमेगा, डेल्टा कुछ भी हो सकता है, बट हमारे 10th के सिलेबस में थीटा से रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ज़रूरी नहीं है थीटा से ही, ये अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसको अल्फ़ा कहते हैं। लिख लीजिए, अल्फ़ा। तो 10वीं के सिलेबस में अल्फ़ा, थीटा, ओमेगा, डेल्टा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जनरली ये थीटा और ये अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लिख लीजिए, 10वीं कक्षा के सिलेबस में एंगल को थीटा या अल्फ़ा से, ये थीटा है, ये अल्फ़ा, इससे रिप्रेजेंट करेगा। और भी सिंबल यूज़ होते हैं, बट हमारे सिलेबस में भी इतना तो नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड या एंगल को मेज़र करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और ट्रिग्नोमेट्री हमारे 10वीं में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दी है। ये जो रे रिवॉल्व कर रही है ना, इसको जनरेटिंग लाइन कहते हैं। ये जो रे घूम रही है, इसको जनरेटिंग लाइन, ये रे है ना, ये घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, तो इस रे को जनरेटिंग लाइन कहते हैं, एंगल का जनरेटिंग लाइन कहते हैं। ये जो रे की इनिशियल कंडीशन है, इसको इनिशियल साइड कहते हैं। लिख लीजिए, ये जो रे है, इसकी इनिशियल पोजीशन को इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड। लिख लीजिए। और फाइनली जहाँ ये पहुँच गई,
इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, लिख लीजिए। इसको इनिशियल, इसको टर्मिनल साइड लिख लीजिए। और जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, इस पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है इसको वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। छापिए छापिए छापिए। क्या हमने कहा, क्या हमने कहा? ये जो रे रिवॉल्व कर रही है इसको जनरेटिंग लाइन कहते हैं। इनिशियली जहाँ पे रहेगी वो लाइन उसको इनिशियल साइड, फाइनली जहाँ पहुँचेगी उसको टर्मिनल साइड। ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रही है, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है उसको वर्टेक्स क्या बोलेंगे? देखिए ये रे किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट, ये कहलाएगा वर्टेक्स। क्लियर है? छापिए। तो इनिशियली रे यहाँ पे थी, इनिशियल साइड है, फाइनली यहाँ पहुँच गई टर्मिनल साइड है। इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जितना घूमेगी ना, इस रोटेशन को आप नाप लीजिए, अमाउंट ऑफ रोटेशन आप नाप लीजिए, इसको बोलते हैं एंगल। तो मेजर ऑफ एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल? इनिशियल साइड का टर्मिनल साइड से अमाउंट ऑफ रोटेशन नाप लीजिए। देखिए ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, और ये रे रोटेट हुई, कितना रोटेट हुई, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन नाप लीजिए। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में अमाउंट ऑफ रोटेशन नाप लीजिए। मान लीजिए अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा है, थीटा है, क्या है ये? थीटा मान लेते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल क्या है? मेजर ऑफ एंगल क्या है भाई? लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड to the terminal side is called angle। इनिशियल साइड का टर्मिनल साइड के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, रोटेशन की मात्रा को नाप लीजिए, वो अमाउंट ऑफ रोटेशन ही एंगल कहलाएगा। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख लीजिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड द साइड और एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि उसकी साइड या एंगल को मेज़र करिए। जब कुछ साइड दी होती हैं और बाकी साइड को हम मेज़र करते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ साइड्स दी होती हैं, बाकी साइड हम मेज़र करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग सम रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। द रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेट अस डिफाइन वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए हम वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं भैया। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको नोट करते जाइए आप लोग। ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे थे, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके। एक्यूट एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल क्या होते हैं भाई? वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। क्लियर है?
क्लियर है। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? तो जो हम 10वीं तक के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ेंगे। क्लियर है ना? दीज रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल के लिए हम पढ़ेंगे। विभिन्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिए गए हैं। मान लीजिए एक एंगल है YAX। कौन सा एंगल है भाई? मान लीजिए अपने पास एक एंगल है YAX। ये Y है, ये A है, ये X है। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? चलिए, और ये जो YAX एंगल है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा है। क्लियर? विथ इनिशियल साइड AX। इसकी इनिशियल साइड ये क्या कहलाएगी? इनिशियल साइड। एंड टर्मिनल साइड AY, इस साइड को क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। क्लियर? क्लियर है। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द टर्मिनल साइड AY। ये जहाँ से रे स्टार्ट करती है उसको इनिशियल साइड, जहाँ पे ख़त्म होती है टर्मिनल साइड। और मान लीजिए कि P कोई भी पॉइंट है AY पे, इस AY पे कोई भी पॉइंट क्या है? P है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लेते हैं। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर फ्रॉम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जिसका नाम दीजिए M ऑन AX पे एक P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए टू गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल AMP। तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस AX पे और ये जो ट्रायंगल बना AMP। अच्छा, मान लीजिए कि जो AP जो एंगल बना वो थीटा है। लेट एंगल मेड एट P इज थीटा। इस सिंबल को थीटा बोलते हैं। ये क्या है? थीटा। थीटा, ये सिंबल क्या है भाई? थीटा। इन अ राइट ट्रायंगल AMP, ये जो राइट ट्रायंगल AMP है, ये जो AM है इसको बोलते हैं बेस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जिस एंगल की मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं A एंगल की बात कर रहा हूं, तो A एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। क्या हमने कहा? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। याद कर लीजिए, अभी भी समय है, इसको याद रखिए। यहाँ लिख लीजिए नोट डाल के। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। लिखिए परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, ये 90 डिग्री है, ये भी लिखिए। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। इसको लिखिए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। मैं जिस एंगल की बात करूंगा कि जैसे मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं, तो एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोल देंगे।
हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएंगे। कौन कौन? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएंगे। तो एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के सामने साइड ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड होती है तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोल देंगे। क्लियर है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जो 10वीं तक की ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। 10वीं तक की ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। चलिए देखिए, परपेंडिकुलर क्या होता है? थी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए ये होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो बची वाली बेस होगी। अच्छा, मैं इस एंगल की बात करता हूँ। कौन से एंगल की? इस एंगल की। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके सामने। इसका सामना कौन सा है? ये। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो परपेंडिकुलर ये है। हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला होता है तो बचा वाला बेस होगा। क्लियर है? चलिए फिर समझ लेते हैं। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनको रेशियो क्यों बोलते हैं उसको भी हम समझते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो जैसे देखिए यहाँ पे भैया, यहाँ पे देखिए ये ए पी एम है और ये एंगल थीटा है। एंगल के सामने वाली इस सिंबल को थीटा बोलते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अल्फ़ा का सिंबल है, ये डेल्टा का सिंबल है, ये ओमेगा का सिंबल है। लिख लीजिए, ये अल्फ़ा का सिंबल है, ये डेल्टा का सिंबल है, ये ओमेगा का सिंबल है। तो एंगल को इनसे इन सिंबलों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बाकी आपको जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ अल्फ़ा और थीटा ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर केस में। ठीक है? एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहेंगे, बची वाली साइड को बेस कहेंगे। अच्छा, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? चलिए ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और वो एक्यूट एंगल के लिए ही निकलेंगे। काहे के लिए निकलेंगे? एक्यूट एंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे। अच्छा, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 ठो। सम, ऐसे याद कर लीजिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो साइन थीटा, ये जो थीटा है ध्यान दीजिएगा, ये थीटा जो है, थीटा एंगल का साइन, इसको क्या बोलते हैं? थीटा एंगल का साइन। इसको क्या बोलते हैं? थीटा एंगल का कॉस। इसको क्या बोलते हैं? थीटा एंगल का टेन।
ऐसे ही थीटा एंगल का साइन, थीटा एंगल का कॉस, थीटा एंगल का टेन। इसको याद करने का तरीका कई लोग कई तरीके से बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, एक तरीका ये है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। एक तरीका ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तरीका क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? कई तरीके हैं याद करने के। तो देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से भैया? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, और इनके 3 ठो भाई होते हैं। साइन का भाई कॉसेक होता है, कोसाइन का भाई साइन को साइन ही कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं, टेन को टेंजेंट कहते हैं। साइन को साइन ही कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं, और टेन को टेंजेंट कहते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से? इसको नोट कर लीजिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से? एंगल, देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा, पी एंगल की, तो पी एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो ये पी का परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा, इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो ये पी का परपेंडिकुलर कहलाएगी। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, बची वाली बेस कहलाएगी। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। रेशियो कौन कौन? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, जिसको हम कॉस थीटा भी कहते हैं, और तीसरा होता है टेन थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 3 इनके भाई होते हैं। साइन का भाई होता है कॉसेक, याद कर लीजिए। कॉस का भाई होता है सेक, और टेन का भाई होता है कॉट, याद कर लिए। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। कौन कौन? साइन थीटा, वैसे ये कोसाइन है, ये कोसाइन है, इसको हम कॉस बोल देते हैं। तो साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? 6। ठीक है। कौन कौन से? साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। अच्छा, इसको याद करने का तरीका, इसको सम, साइन को सम बोल दीजिए, सम पीपल हैव। कॉस को करली बोल दीजिए, करली ब्लैक हेयर। टेन को टीचिंग बोल दीजिए, टीचिंग फिजिक्स वोर। कॉसेक हो जाएगा। तो याद करने का फार्मूला क्या बन गया? सम पीपल हैव। किसी ने बोला साइन का फार्मूला बताओ, तो साइन का मतलब सम पीपल हैव। किसी ने बोला कॉस का फार्मूला बताओ, करली ब्लैक हेयर। किसी ने बोला टेन का फार्मूला बताओ, टीचिंग फिजिक्स वोर। किसी ने बोला टेन का फार्मूला बताओ, किसी ने बोला टेन का फार्मूला बताओ। तो टेन का मतलब हमें तुरंत खट से याद आ जाना चाहिए। टेन का मतलब टीचिंग फिजिक्स वोर। ये देखिए फार्मूला बन गया। किसी ने बोला कॉस का फार्मूला बताओ, हमें खट से याद आना चाहिए, कॉस यानी करली ब्लैक हेयर, BH। किसी ने बोला साइन का फार्मूला बताओ, तो हमें याद आ जाना चाहिए सम पीपल हैव। तो ये फार्मूला बन गए। नहीं समझे आप? किसी ने बोला साइन का फार्मूला बताओ, किसी ने बोला साइन का फार्मूला बताओ, तो साइन यानी सम। किसी ने बोला साइन का फार्मूला बताओ, तो हमने बोला सम पीपल हैव। किसी ने बोला कॉस का फार्मूला बताओ, तो हमने बोला करली ब्लैक हेयर। किसी ने बोला टेन का फार्मूला बताओ, टीचिंग फिजिक्स बोर। तो फार्मूला बन गया। तो सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, टीचिंग फिजिक्स बोर। और लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से
ये सबसे बेस्ट तरीका है, सम पीपल है। अलग तरीके से क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोले, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने बोला 10 का फार्मूला बताओ, तो हमें याद आ जाना चाहिए टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। हमें क्या याद आ जाना चाहिए, टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। तो टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। किसी ने बोला कॉस का फार्मूला बताओ, तो हमें याद आ जाना चाहिए करली ब्लैक हेयर। तो ये तुरंत दिमाग से खट से आंसर देता है, खट से आंसर देता है करली ब्लैक हेयर। किसी ने बोला करली, तो हम बोल देंगे ब्लैक हेयर। तो ये तुरंत रिस्पॉन्ड करता है करली कि ब्लैक हेयर रख दीजिए, तो तुरंत आंसर देता है। अगर कोई बोलेगा भैया, आप बोलोगे हम पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले लिखेंगे, तो आप 13 महीने पहले लिखोगे, फिर फार्मूला ढूंढोगे। इससे बढ़िया ये है, किसी ने बोला 10 का फार्मूला बताओ, तो हम बोलेंगे 10 यानी टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। तो देखिए हमें लिखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आ गया फार्मूला। तो ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है। साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट की वैल्यू, साइन का जो भाई होता है, साइन का भाई कॉसेक होता है। याद कर लीजिए, साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक। साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक। भाई का मतलब होता है कि इसका, अच्छा इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। जो भी चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी होती है उसको रेशियो बोला जाता है। जो भी चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी होती है उसको रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी, ये रेशियो है। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी, ये भी रेशियो है। कॉसेक थीटा साइन का भाई है, साइन का भाई है यानी साइन को पलट दो। साइन का फॉर्मूला P/H, इसको पलट दो H/P, इसको पलट दो तो कॉसेक आ जाएगा। इसलिए भाई बोल रहे हैं क्योंकि इसका फार्मूला जो है इससे मैच कर रहा है, इसका फार्मूला इससे मैच कर रहा है। तो इसका फार्मूला P/H है, तो कॉसेक भी इसी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, P/H से। इसको बस पलट दिए, P/H को पलट दिए, H/P कॉसेक आ गया। कॉस का फार्मूला, सेक का फार्मूला कॉस से मैच कर रहा है। कॉस का फार्मूला B/H है, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए तो ये H/B हो जाएगा। तो सेक किसका भाई है, याद कर लीजिए, कॉस का भाई है। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हैं। जो भी चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जाती है उसको रेशियो बोला जाता है। अच्छा कॉट किसका भाई है, कॉट किसका भाई है, टीचिंग फिजिक्स बोर्ड का भाई है। टीचिंग फिजिक्स बोर्ड का भाई है, तो ये बोर्ड फिजिक्स हो जाएगा। भाई इसलिए क्योंकि ये देखिए जैसे ये लिखा है उसी तरह ये भी लिखा है, बस पलट गया है। तो इससे मिलता जुलता है, भाई के चेहरे भी मिलते जुलते हैं, तो देखिए इसी से मिलता जुलता है, तो इसलिए भाई बोल रहे हैं हम। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये गणित में यूज़ किए जाते हैं, मैथमेटिक्स में। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैथ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको आप याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट 6 फॉर्मूले हैं। इनको रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। कोई भी चीज़ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जाती है उसको रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। वैसे कॉस को कोसाइन कहते हैं, बाकी अपन शॉर्ट में उसको कॉस बोल देते हैं। टेन को टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, बाकी हम टेन लिख देते हैं, ठीक है। तो किसी ने बोला कॉस का फॉर्मूला बताइए, तो कॉस का मतलब हमें याद आ जाना चाहिए करली, करली ब्लैक हेयर। किसी ने बोला सेक का फॉर्मूला बताओ, तो हम बोलेंगे सेक कॉस का भाई है, कॉस यानी करली ब्लैक हेयर का भाई है, तो ब्लैक हेयर का भाई है तो हेयर ब्लैक। किसी ने बोला कॉट का फॉर्मूला बताओ, कॉट यानी टेन का भाई है, टेन यानी टीचिंग फिजिक्स बोर्ड का भाई है, फिजिक्स बोर्ड का भाई है तो बोर्ड फिजिक्स लिख दो। किसी ने बोला कॉसेक का फॉर्मूला बताओ, तो हम बोलेंगे कॉसेक साइन का भाई है, साइन यानी सम पीपल हैव का भाई है, पीपल हैव का भाई है तो हैव पीपल लगा दो। इस तरह से हम फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इस चीज़ को याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये 6 फार्मूले हैं, अगर ये आपको याद हो गया, ये फार्मूले
अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने एक थ्योरम बताई, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ABC है। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा ए एंगल की, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा ए एंगल का। अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा, ध्यान दीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाते हैं। कौन से एंगल के लिए? ये जो एंगल है ना, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये एक्यूट एंगल के लिए ही डिफाइंड है। हमारे सिलेबस में 10वीं के ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो भी चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो एंगल है ना, इस एंगल के लिए डिफाइंड होते हैं। ये एंगल एक्यूट एंगल ही होना चाहिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमारे सिलेबस में डिफाइंड है, ये एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड है। इस चीज़ को याद रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्यूट एंगल इन अवर 10th सिलेबस। जो 10वीं का सिलेबस है वो 90 से कम डिग्री के लिए ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइंड है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज डिफाइंड फॉर, यहाँ लिखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल थीटा। ये जो एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो साइन थीटा लिखा है, ये थीटा और साइन का गुणा नहीं है, ये थीटा एंगल का साइन है। क्या हमने कहा? ये थीटा और साइन का गुणा नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये थीटा एंगल का साइन है। जैसे कहीं पे कॉस थीटा लिखा है तो थीटा और कॉस का गुणा नहीं है, ये थीटा एंगल का कॉस है। कहीं पे टेन थीटा लिखा है तो थीटा और टेन का गुणा नहीं है, थीटा एंगल का टेन है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो थीटा एंगल, थीटा और साइन का गुणा नहीं है, थीटा एंगल का साइन है। थीटा और कॉस का गुणा नहीं है, थीटा एंगल का कॉस है। क्लियर है? ये थीटा का कॉसेक है, साइन का भाई कॉसेक होता है, कॉस का भाई सेक होता है, टेन का भाई कॉट होता है। साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। इसको याद रखिए। भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला इसी से मैच करता है, इसका फॉर्मूला इसी से मैच करता है, इसका फॉर्मूला इसी से मैच करता है, इसलिए इनको भाई बोलते हैं। एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, क्लियर है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड है। द एबव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ पी ऑन द टर्मिनल साइड। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो हमने पी से एम परपेंडिकुलर खींचा था ना, ये मान लीजिए वाई रे है, ये एक्स रे है, तो वाई ए एक्स, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, उससे हमने एक परपेंडिकुलर खींचा था। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ये पी वाला पॉइंट चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचिए, यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, कहीं से भी परपेंडिकुलर खींचिए, ये परपेंडिकुलर खींचिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं।
आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिए, यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, कहीं से भी आप परपेंडिकुलर खींचिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये पी के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं कि यहाँ से खींच रहे हैं कि यहाँ से खींच रहे हैं कि यहाँ से खींच रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ से खींचते हैं क्यू एन, तो ये लेंथ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी भाई। जैसे मान लीजिए 5/2 लिखा है, तो हमने लिख लिया 10, 10/2, 10/4। अभी मान लीजिए 5 है और ये 2 है, तो tan थीटा आ गया 5/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फिर ये मान लीजिए 10 हो गई, तो ये बन गई 4, तो अभी भी रेशियो तो 5/2 ही है। तो अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा, तो ये जो रेशियो रहता है वो चेंज नहीं होता। नहीं समझे आप क्या बोल रहा हूँ? अगर ये वैल्यू बढ़ती है यहाँ से यहाँ, तो ये रेशियो भी इधर का जो वैल्यू है ये भी उसी रेशियो में बढ़ जाती है। नहीं समझे? अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ बढ़ गई तो ये रेशियो भी यहाँ से यहाँ बढ़ जाता है, तो रेशियो चेंज नहीं होता। क्लियर है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये P की पोजीशन यहाँ है कि यहाँ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी हो रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो P की पोजीशन हम कहीं पे भी रखें, यहाँ 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 कहीं पे भी रखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है ना, तो आप ये पॉइंट कहीं पे भी ड्रॉ करिए, एंगल चेंज, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले जाइए, ये लेंथ बढ़ेगी तो ये भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। भाई अगर ये 5/2 थी, ये वाली 5 और ये 2 थी, तो अगली वाली 10 और ये 4 हो जाएगी, तो 10/4 अभी भी 5/2 है। तो जितने रेशियो में, जिस रेशियो में ये थी उसी रेशियो में ये बढ़ेगी, और क्या, रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। अब चलिए हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको याद कर लीजिए। किसी ने बोला कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, हम बोलेंगे कॉस थीटा यानी कर्ली कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसी ने बोला टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो हम बोलेंगे टीचिंग फिजिक्स बोर्ड। ऐसे हम निकालेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन मतलब इक्वेशन लिखें, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। लिखिए रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। तो देखिए क्या रिलेशन है कि जो टेन थीटा होता है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने से आता है, और जो कॉट थीटा होता है ये इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसा क्यों? कि जो टेन है साइन और कॉस को डिवाइड करने से आएगा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे टेन आ जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यानी इसको पलट दें। हाँ, आप कैसे कह दिए कि टेन जो है साइन और थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने से आएगा?
और कॉट क्योंकि tan का उल्टा होता है तो इसको पलट देंगे। ये कैसी बात कर दी आप? मैं एग्री नहीं हूँ, तो चलिए एग्री करते हैं। हम बोलेंगे जो tan है वो फिजिक्स बोर है, टीचिंग फिजिक्स बोर है फार्मूला, और अगर मैं इनको डिवाइड करने से फिजिक्स बोर ला दूं इसका मतलब वो tan के बराबर होगा। अगर इनकी वैल्यू टीचिंग का फार्मूला क्या होता है? फिजिक्स बोर। टीचिंग का फार्मूला क्या है? फिजिक्स बोर, यानी परपेंडिकुलर बेस का रेशो tan थीटा है। तो अगर इसकी भी वैल्यू फिजिक्स बोर आ जाए तो इसका मतलब वो tan थीटा के बराबर होगा। तो सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर से हेयर कटा, फिजिक्स बोर आ तो गया, यानी इसका रेशो फिजिक्स बोर के बराबर आ रहा है। फिजिक्स बोर तो tan थीटा का फार्मूला होता है। हाँ, टीचिंग फिजिक्स बोर होता है ना, फिजिक्स बोर आ तो रहा है, यानी ये जो फार्मूला आया है टीचिंग का आया है, यानी tan थीटा का आया है। यानी साइन और कॉस को डिवाइड करने से tan का फार्मूला आता है। साइन और कॉस को डिवाइड करने से tan का फार्मूला आता है। साइन और कॉस को डिवाइड करने से tan का फार्मूला आता है। कैसे आता है फिर से देख लीजिए। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, एच कटा पर पीपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया ना, फिजिक्स बोर आ गया ना, यानी tan का ही तो फार्मूला था। यानी जो फार्मूला है फिजिक्स बोर दे रहा है, यानी ये भी tan के बराबर ही आना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि tan थीटा साइन और कॉस को डिवाइड करने से आता है। यानी अगर मुझे कहीं पे भी मान लीजिए थीटा 45 रखना है, थीटा 45 रखना है, थीटा का एंगल मतलब एंगल की वैल्यू मान लीजिए 45 रखना है, तो मैं साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो tan 45 आ जाएगा। तो याद कर लीजिए कि साइन और कॉस को डिवाइड करने से tan की वैल्यू आती है। इसका उल्टा कर देंगे तो tan का भाई आ जाएगा, tan का भाई कॉट होता है। चलिए, tan यानी टीचिंग फिजिक्स बोर, तो ये फिजिक्स बोर है, तो कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, बोर फिजिक्स। तो चलिए इससे भी देखिए क्या बोर फिजिक्स आता है। अगर इससे भी बोर फिजिक्स आ गया यानी ये फार्मूला सही है। तो tan साइन और कॉस को डिवाइड करने से आता है, कॉट कॉस और साइन को डिवाइड करने से आता है। तो देखिए करली ब्लैक हेयर, सम पीपल हैव, एच कटा बोर फिजिक्स आ गया ना, और कॉट भी तो बोर फिजिक्स होता है। अरे कॉट tan का भाई होता है, फिजिक्स बोर का भाई है, तो बोर फिजिक्स हो गया ना। इसको डिवाइड किए तभी भी तो बोर फिजिक्स आ रहा है, यानी कॉट जो है बोर फिजिक्स का रेशियो है। यानी कॉट का फॉर्मूला बोर फिजिक्स होता है, लेकिन वो इसको पलटने से भी आएगा। अगर tan साइन अपॉन कॉस है तो कॉट कॉस अपॉन साइन होगा। अगर tan साइन अपॉन कॉस है तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन आ गया। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। ये इक्वल टू लगा है ना, इक्वल टू लगा है ना, इक्वल टू को ही इक्वेशन कहते हैं। इक्वल टू को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वल टू को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो ये जो रिलेशन है ना, यही इक्वेशन है, ये रिलेशन ही इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन ही रिलेशन है, इक्वेशन को ही रिलेशन कहते हैं। ये इक्वल टू लगा है ना, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही रिलेशन, ये इक्वेशन ही रिलेशन है, ये इक्वेशन ही रिलेशन है। ठीक है, लिख लीजिए, ये रिलेशन है। इक्वेशन का मतलब रिलेशन, इक्वेशन का मतलब रिलेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है? जब इक्वल टू का साइन हो इक्वेशन, तो इक्वेशन है मतलब ये रिलेशन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। कौन? साइन कॉस टेन, कॉसिक साइन कॉस कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा, इक्वल टू का मतलब इक्वेशन, तो इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन को ही बोलते हैं रिलेशन, तो रिलेशन हो गया। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो ये बन गया रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन, तो इक्वेशन है इसलिए रिलेशन हो गया।
तो साइन और कॉस को डिवाइड करने से टेन आता है, इसका उल्टा कॉस और साइन को डिवाइड करने से कॉट आता है। हमने प्रूफ करके भी देख लिया। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, हेयर कटा, पीपल हैव, अरे परपेंडिकुलर अपॉन पीपल हैव करली ब्लैक हेयर आ गया, एच एच कटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो टीचिंग का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। जो ये 10वीं का सिलेबस है उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काहे के लिए वैलिड है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है 10वीं तक के सिलेबस में। इससे बड़े जब हम 11वीं में जाएंगे तो इससे बड़े एंगल के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन 10वीं में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट। तो सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, टीचिंग फिजिक्स बोर। कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा हैव पीपल, सेक इसका उल्टा हो जाएगा हैव हेयर बेस, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे थीटा लगा दीजिए। अगर इसका गुणा कराएं, देखिए साइन और कॉसेक का गुणा कराइए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणा कराइए। चलिए गुणा कराइए, वैल्यू 1 आएगी। साइन और उसका भाई का गुणा कराएंगे 1 आएगा। कैसे आएगा सर बताइए? सम, चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, नहीं ये करली नहीं है, साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा हैव पीपल, एच एच कटा, पी पी कटा, वैल्यू आई 1। तो साइन और कॉसेक का गुणा 1 आया कि नहीं आया? साइन और उसके भाई का गुणा 1 होता है, साइन और उसके भाई का गुणा 1 होता है, साइन और उसके भाई का गुणा 1 होता है, याद कर लीजिए। साइन और उसके भाई का गुणा 1 होता है। साइन और उसका भाई, साइन है पी बाई एच, उसका भाई है एच बाई पी, दोनों का गुणा कराए वैल्यू आई 1। क्लियर है? तो साइन और उसका भाई कॉसेक दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। नोट कर लीजिए। कॉस और उसका भाई सेक, इसका भी प्रोडक्ट 1 होगा। कैसे? करली ब्लैक हेयर सेक, सेक क्या हो जाएगा? करली ब्लैक हेयर का भाई है तो हेयर ब्लैक, बी बी कटा, एच एच कटा, वैल्यू आई 1। तो कॉस और सेक का प्रोडक्ट भी 1 होगा, टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1 होगा। टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1 होगा, टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1 होगा, टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1 होगा। कैसे 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 टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा? टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा, टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा। कैसे होगा? टीचिंग फिजिक्स बोर, कॉट हो जाएगा बोर फिजिक्स, भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो बी बी कट गया, पी पी कट गया, 1 आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, साइन और उसके भाई का गुणा 1 होगा, कॉस और उसके भाई का गुणा 1 होगा, टेन और उसके भाई का गुणा 1 होगा। कैसे होगा? टीचिंग फिजिक्स बोर, कॉट होगा उसका उल्टा बोर फिजिक्स, बी बी कटा, पी पी कटा, वैल्यू आ गई 1। साइन पी बाई एच, कॉसेक एच बाई पी, पी पी कटा, एच एच कटा, वैल्यू आ गई 1। तो साइन और उसका भाई का गुणा कराएं, कॉस और उसके भाई का गुणा कराएं, टेन उसके भाई का गुणा कराएं,
वैल्यू हमेशा 1 आएगी, वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। साइन में उसके भाई का गुणा कराएं, कॉस में उसके भाई का गुणा कराएं, ये हमेशा 1 आएगा। ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। साइन जब अपने भाई से गुणा होगा, साइन का भाई कॉसेक होता है, वैल्यू 1 आएगी। कॉस में जब उसके भाई का गुणा कराते हैं सेक का, वैल्यू 1 आती है। टेन में जब उसके भाई का गुणा कराते हैं वैल्यू 1 आती है। याद कर लीजिए, याद करिए, याद करिए। अच्छा, मैं इससे लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, लिख सकता हूँ। कॉसेक निकाला, साइन को नीचे भेजा। अच्छा, मैं इससे ये भी लिख सकता हूँ, देखिए 3 फार्मूले हैं। इससे मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन को इधर पकड़ के कॉसेक को इधर भेज दिया, तो साइन थीटा हो गया 1/cosec थीटा, लिख दिया। मैं कॉसेक को पकड़ के साइन को इधर भेज दिया, तो कॉसेक थीटा हो गया 1/sin थीटा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। मैंने क्या बोला, मैं साइन को पकड़ के कॉसेक को इधर भेज दिया, या कॉसेक को पकड़ के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है साइन, तो साइन को इधर भेज दिया। तो कॉसेक को पकड़ के साइन को इधर भेज दिया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, तो साइन का फॉर्मूला हो गया 1/cosec, या कॉसेक का फॉर्मूला हो गया 1/sin। ऐसे यहाँ पे देखिए, कॉस का फॉर्मूला निकालना है, सेक को इधर भेज दिया 1/sec, या सेक को पकड़ लीजिए, इसको 1/cos लिख दीजिए। सेक को पकड़ के कॉस को उधर भेज दो, सेक 1/cos हो जाएगा। टेन को पकड़ के कॉट को इधर भेज दो, तो टेन थीटा हो जाएगा 1/cot थीटा, या कॉट को पकड़ के टेन को उधर भेज दो, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/, मतलब रेसिप्रोकल। कॉस और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और 1/sin, ये रेसिप्रोकल हुआ ना, नहीं समझे आप? अगर मैं कॉस का रेसिप्रोकल करता हूँ, रेसिप्रोकल मतलब 1/cos करता हूँ, साइन आता है। साइन का रेसिप्रोकल करता हूँ तो कॉसेक आता है। 1/sin को बोलते हैं साइन का रेसिप्रोकल, 1/cosec को बोलते हैं कॉसेक का रेसिप्रोकल। तो जब साइन का रेसिप्रोकल करता हूँ कॉसेक आता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल करता हूँ साइन आता है। यानी साइन और उसका भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन और उसका भाई एक दूसरे का, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। 1/, लिखना रेसिप्रोकल कहलाता है। सेक का रेसिप्रोकल कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। कॉट का रेसिप्रोकल टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। टेन अपने भाई का रेसिप्रोकल, कॉट भी अपने भाई का रेसिप्रोकल। एक दूसरे के क्या होते हैं, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, 1/sin कर दिए। सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो कॉस रेसिप्रोकल मतलब 1/cos। ठीक है, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल मतलब 1/10, किसके बराबर होगा, कॉट के। साइन का रेसिप्रोकल 1/sin, ये हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, क्योंकि कॉस का भाई सेक है। सेक का 1/sec मतलब सेक का रेसिप्रोकल, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। 1/10 यानी टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। 1/cot यानी कॉट का रेसिप्रोकल टेन। 1/sin यानी साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का भाई कौन है, कॉसेक। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉसेक का रेसिप्रोकल कॉसेक का भाई कौन है, साइन। तो कॉसेक का 1/cosec यानी कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन।
लिख लीजिए। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, नोट कर लीजिए। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने से टेन थीटा आता है, याद कर लीजिए। कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करने, इसको पलट देंगे तो टेन का भाई आ जाएगा, कॉट हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। अभी हमने और कौन से फार्मूले देखे, साइन और उसके भाई का थीटा, कॉसेक। देखिए कॉस नहीं लिखिएगा, कॉसेक लिखिएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। ऐसे कॉस उसका भाई सेक, इसका प्रोडक्ट 1 आता है। टेन और उसका भाई उसका कॉट वैल्यू 1 आती है। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। साइन अपने भाई का रेसिप्रोकल होता है। कैसे, देखिए कॉसेक उधर ले जाइए तो 1/कॉसेक हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन आ गया। कॉसेक गुणा में है ना, इसको इधर ले जाइए भाग में, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या बन गया, साइन। यानी कॉसेक का रेसिप्रोकल करने से साइन मिलता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, साइन को उधर ले जाइए तो साइन का रेसिप्रोकल हो गया, साइन का रेसिप्रोकल, ये बचेगा कॉसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल करते हैं कॉसेक आता है, या कॉसेक का रेसिप्रोकल करते हैं 1/कॉसेक, साइन आता है। ठीक है, कॉस को उधर ले जाओ, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आता है, या सेक का रेसिप्रोकल 1/सेक कॉस आता है। टेन को उधर ले जाओ, टेन का रेसिप्रोकल कॉट आता है। कॉट को उधर ले जाओ, कॉट को उधर ले जाओगे तो कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/कॉट को क्या बोलेंगे, कॉट का रेसिप्रोकल। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन होता है। लिखिए फटाफट। ऐसे ही टेन को उधर ले जाओ तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट आएगा, या कॉट का रेसिप्रोकल टेन है। 1/कॉट मतलब क्या, कॉट का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको, ये फार्मूला हो गया। अगर इतना आप समझ गए, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। जो भी ट्रायंगल इसमें बनेगा राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल के अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। जो भी ट्रायंगल इसमें बनेगा सिर्फ राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल के अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, राइट एंगल के अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये बना ए, ये बना बी, ये बना सी, राइट एंगल के अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा बी एंगल, तो बी के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर कौन से एंगल के लिए है, देखिए हम लोग 8वीं 9वीं में तो परपेंडिकुलर इसको मान लेते थे, लेकिन जब 10वीं में आ गए तो यही परपेंडिकुलर होगा, ये गलत है। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर निर्भर करता है एंगल पे। अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये है, तो बी एंगल का परपेंडिकुलर ये है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा, परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल पे, तो एंगल इसकी बात होगी तो परपेंडिकुलर ये है, इसकी बात होगी तो परपेंडिकुलर ये है। तो सी एंगल का परपेंडिकुलर ये है। तो निर्भर करता है कौन से एंगल की बात हो रही है। अगर इस एंगल की बात होगी तो इस एंगल का परपेंडिकुलर ये है, तो ये परपेंडिकुलर है कौन से एंगल का, बी एंगल का। ये परपेंडिकुलर है कौन से एंगल का, सी एंगल का, क्योंकि सी के सामने वाला साइड ये है तो सी का परपेंडिकुलर है। बी के सामने वाली साइड ये है तो बी का परपेंडिकुलर है। जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। बी की बात होगी तो बी के सामने वाली साइड ये है तो बी का परपेंडिकुलर ये है। सी एंगल की बात होगी तो सी के सामने वाली साइड ये है तो सी का परपेंडिकुलर ये है। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होगी। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, लिखें हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होती। अच्छा, हाइपोटेनस कभी चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि 90 कभी चेंज नहीं होता,
तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। जब एंगल चेंज नहीं होगा तो हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होगा तो हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। एंगल 90 डिग्री यहाँ फिक्स है तो हाइपोटेनस भी फिक्स रहेगा। अच्छा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो परपेंडिकुलर ये है, अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो परपेंडिकुलर ये है। नहीं समझे आप? तो एंगल पे डिपेंड करता है परपेंडिकुलर। अच्छा, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो बची वाली साइड ये है, तो ये सी एंगल का बेस है। ये सी एंगल का क्या है? बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो सी एंगल ये है, तो सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ये, तो सी का परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ बी की, तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ये, तो बी का परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो बचा वाला ये है, तो ये बी एंगल का बेस है, ये बी एंगल का बेस है। लिख लीजिए, ये क्या है? बेस है बी एंगल का, क्योंकि बी एंगल का परपेंडिकुलर ये है, बी एंगल का परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बचा वाला बी का बेस है। अगर मैं सी एंगल की बात कर रहा हूँ तो सी के सामने वाली साइड सी का परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये सी का बेस है। अगर मैं बी एंगल की बात कर रहा हूँ तो बी के सामने वाली साइड बी का परपेंडिकुलर है, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो ये बी का बेस है, बी का बेस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, जैसे सी एंगल की बात हो रही है तो सी का परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बचा वाला सी का बेस, तो सी का बेस ये है। अगर इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो बी का परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, तो ये बचा वाला बेस, तो बी का बेस। क्लियर है? इसको याद रखिए आप, इसको याद रखिए। कभी भी तीनों साइड नहीं देगा, बहुत ही कम केसेस में तीनों साइड दिया रहेगा, दो साइड दिया रहेगा, दो साइड दिया रहेगा, बाकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी रहेगी, तीसरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, फिर से सुन ले, जो हाइपोटेनस यानी जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। कोई भी दो साइड दी होगी, परपेंडिकुलर बेस दिया तो हाइपोटेनस आ जाएगा, हाइपोटेनस दिया है परपेंडिकुलर दिया है, इसको इधर भेज देख के बेस निकाल देंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर बेस पता है हाइपोटेनस निकाल लेंगे। मान लीजिए हाइपोटेनस पता है परपेंडिकुलर पता है, इसको इधर भेज दीजिएगा बेस आ जाएगा, या हाइपोटेनस और बेस दिया है इसको इधर भेज देंगे परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड दी हो, तीसरी साइड हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, फिर से सुन लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस यानी 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 आएगा, और ये हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया 25। किसका स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है, तो +5 और -5 दोनों का स्क्वायर 25 होता है। यानी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए बी एंगल का बेस। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। अब मैं निकालना चाहता हूँ हाइपोटेनस, तो मैं बोलूँगा कि जो हाइपोटेनस पाइथागोरस लगाऊंगा, मैं बोलूँगा बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ आप पूरा लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो,
पाइथागोरस थ्योरम तभी लगता है जब एंगल राइट एंगल हो। तो देखिए एंगल राइट एंगल है, पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड पता हो, तीसरी साइड निकालना हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या हमने बोला? राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइड पता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर बेस पता हो, कोई भी दो साइड पता हो, तीसरी निकालनी हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइड पता हो, तीसरी निकालनी हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड पता है 3 और 4, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। तो मैं बोलूँगा पाइथागोरस थ्योरम जी ये कहते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर, बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया 16 9 25। अब यहाँ लिखा है कि ऐसे वेरिएबल बताइए जिसका स्क्वायर 25 हो। किसका स्क्वायर 25 होता है? तो मैं बोलूँगा 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। यानी ये जो हाइपोटेनस की जगह पे मैं 5 भी रख सकता हूँ और -5, तो +5 भी और -5 भी, है ना। ये क्या लिखा है? ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता है, जिसका स्क्वायर करने पे 25 दे रहा है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रखूँ जिसका स्क्वायर 25 हो जाए? मैं एच की जगह पे क्या रखूँ, ऐसी कौन सी साइड रखूँ जिसका स्क्वायर करूँ तो 25 आ जाए? तो मैं एच की जगह पे अगर 5 रखता हूँ तो 5 का भी स्क्वायर 25 आता है और -5 का भी स्क्वायर 25 आता है। यानी एच की जगह पे मैं 5 भी रख सकता हूँ और -5 भी रख सकता हूँ। तो एच दो वैल्यू ले रहा है, एच +5 भी ले रहा है और -5 भी ले रहा है। अब सवाल है कि क्या मैं हाइपोटेनस की वैल्यू 5 बोलूँगा कि -5 बोलूँगा कि दोनों बोलूँगा? अब सवाल है कि जो हाइपोटेनस है वो तो 5 भी आया है और -5 भी आया है, तो मैं हाइपोटेनस की वैल्यू 5 बोलूँ कि -5 बोलूँ? तो देखिए ये साइड है, जब आप पटरी से इसको नापोगे तो पटरी नेगेटिव वैल्यू तो देगी नहीं। जब आप यहाँ पे पटरी लगाओगे और पटरी से ये साइड नापोगे तो क्या पटरी नेगेटिव देने जाएगी? तो वो थोड़ी बोलेगी कि -5 मीटर की है, -5 सेंटीमीटर की है, नहीं। तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकती साइड। तो क्योंकि ये साइड है इसलिए हम माइनस को हटा देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है। अरे ये साइड है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए माइनस हटा देते हैं। तो हाइपोटेनस इसलिए +5 आएगा। अगर ये साइड ना होती तो यहाँ पे हाइपोटेनस की दो वैल्यू आती, +5 भी और -5 भी आता। अगर ये साइड ना होती तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 भी आती और -5 भी आती। तो +5 भी लिखा जाता और -5 भी लिखा जाता, लेकिन क्योंकि साइड है और साइड हम पटरी से नापेंगे कभी नेगेटिव होगी नहीं, और नेगेटिव होगी नहीं तो इसलिए प्लस वाला आंसर लिया जाएगा, माइनस हटा दिया जाएगा। तो एक चीज़ का नोट कर लीजिए कि जब भी स्क्वायर करते हैं और फिर स्क्वायर हटाने के बाद जब रूट लगाते हैं तो रूट तो 5 वैल्यू देता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस माइनस दोनों वैल्यू देगा। स्क्वायर क्या होता है कि जो वैल्यू ये देगा उसकी नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर लेता है। क्या हमने कहा? फिर से सुन लीजिए। स्क्वायर क्या होता है, यहाँ 5 का भी स्क्वायर 25 है, -5 का भी स्क्वायर 25 है, तो ये जो हाइपोटेनस है दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं, रूट तो लगाते हैं +25। अरे जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट 25 लगाएंगे, हम ये कह रहे हैं, लेकिन ये दो रूट 25 का मान और 5 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्क्वायर हटा है तो स्क्वायर 5 का भी 25 होता है और उसके निगेटिव का भी 25 होता है। इसलिए जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने प्लस माइनस लगता है। जब भी स्क्वायर हटेगा सामने प्लस माइनस लगेगा। जब भी स्क्वायर हटेगा सामने प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि जो वैल्यू ये देगा 25 5 उसका निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है स्क्वायर।
स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव जो वैल्यू आई है उसका निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। तो 25 का रूट 5 तो है ही, प्लस 5 उसका निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी वो +5 भी होगी और -5 भी होगी, क्योंकि ठीक है रूट 25 कभी, ध्यान दीजिएगा, रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता, ये +5 ही देगा। रूट जो है किसी पॉजिटिव नंबर का रूट निगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो रूट भी पॉजिटिव ही आएगा। तो फिर आप ये माइनस क्यों लग दिए? माइनस स्क्वायर हटाने की वजह से लगा है, स्क्वायर मैंने हटाया है इसलिए माइनस लगा है। तो माइनस स्क्वायर हटाने की वजह से लगता है, क्योंकि स्क्वायर जो वैल्यू ये देगा उसका निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। इसलिए जब स्क्वायर हटाते हैं तो जो वैल्यू ये देगा उसके पहले उसका माइनस वैल्यू भी लगा देते हैं। इसलिए ये वैल्यू तो पॉजिटिव देगा, उसका माइनस वैल्यू भी लगा देना, क्योंकि स्क्वायर उसकी निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। समझ गए? हाँ, यहाँ पे -5 न लिखना, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है लिखना, देगा ये +-5 दोनों। यहाँ पे +-5 आएगा, लेकिन क्योंकि ये हाइपोटेनस इसकी साइड है और साइड कभी निगेटिव होती नहीं, स्क्वायर जब भी हटेगा तो ये जो वैल्यू देगा उसका निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट होगा, पॉजिटिव की निगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट होगी। लेकिन क्योंकि ये साइड है इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम हटा देंगे, लास्ट में पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। और जो चर्चाएं होंगी अगले लेक्चर में होंगी। ये अगर इतना समझ में आ गया, क्वेश्चंस में समस्या नहीं जाएगी, इसको याद रखिए।